नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह आपका पॉलिटी का सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें कि 4 सीरीज आ चुका है, एक मैराथन का और 3 सीरीज आ चुके हैं। उसी के क्रम में ये अगला आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में, जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस हो, सब जगह यह काम आने वाले हैं। जो चीज़ें दी जा रही हैं उसको ऑब्जर्व करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आज जो पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में विशेष रूप से हर एक चीज़ जानेंगे। यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आखिर इसमें कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में हमसे पूछ लिया जाता है, यह प्रस्तावना हमारे लिए कितना महत्व रखता है, आखिर यह प्रस्तावना किसके द्वारा लाया गया, आखिर यह पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लाने वाला कौन सा ऐसा देश है जो इसको सबसे पहले लाया, अपने संविधान में शामिल किया। सब कुछ जानेंगे। प्रस्तावना के कितने तत्व हैं, प्रस्तावना में जो सारी बातें लिखी हुई, जैसे प्रभुत्व हो गया, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। बस यही हमारा पूरी तरीके से प्रस्तावना है। सबसे पहले यह जान लेना आपको जरूरी होगा कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में या फिर अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तदुपरांत मतलब उसके बाद ही कई सारे देश इसे अपनाना शुरू कर दिए, जिनमें भारत भी एक शामिल है। प्रस्तावना संविधान का परिचय देता है। अगर कोई संविधान, जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका कंटेंट्स देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स क्या दिया है, फला 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 1 2 3 4, इस तरह से सीरीज में आपको मिलते हैं। तो उसी के जैसा, बिल्कुल बुक जैसे आप देखते हैं, बुक में सबसे पहले कंटेंट्स होते हैं, उसी प्रकार सेम हमारे देश के संविधान में आईना है। उस आईना को क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, है ना। जो आईना है, आइन के रूप में से जानते हैं, जो कि हमारे पूरे, अगर एक बार इसे पढ़ ले कोई तो ये समझ जाएगा ओवरव्यू के रूप में, या समझ जाएगा कि हमारे संविधान की उदारता क्या है या फिर हमारे संविधान का तौर तरीका क्या है, संविधान किस आधार पर बना है पूरा। ये सारी चीज़ें मात्र प्रस्तावना से बहुत चीज़ वह सीख सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। बस इस चीज़ को याद रख लेना। इसमें संविधान का सार होता है, मतलब पूरा संविधान इसमें शामिल होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एक है, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। याद रखना, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और संविधान मतलब इस पूरे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो लिख लेना ठाकुर दास भार्गव साहब ने इस पूरे संविधान के मतलब इस प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था, कुंजी कहा था। याद रख लेना, इसे संविधान का कुंजी के रूप में भी जानते हैं, यानी कि चाबी भाई एक प्रकार से यह। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा कब लाया गया था, प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, तो बता देना 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तावना, मतलब एक तरह से प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में। इस प्रस्तावना को बनाने का एक तरह से उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में चल के 22 जनवरी 1947 को यह मंजूरी मिल गई, अभी संविधान सभा द्वारा इसे अपना लिया गया। और उसी को हम लोग, उनके उद्देशिका को ही हम लोग जानते हैं प्रस्तावना के रूप में, हमारे सामने उभर कर आया और इसे हम आज तक पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। इससे मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां नंबर का संविधान संशोधन, जो कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। वह 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। मात्र अभी तक एक ही संविधान संशोधन हुआ है, किसमें, हमारे प्रस्तावना में। अगर आपसे कोई पूछता है क्या संविधान के प्रस्तावना में कोई संविधान संशोधन हो सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। यह एक विवाद है, एक वाद है, हम बताएंगे उसको किसी वीडियो में। और अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं, तो बता देना एक बार संशोधन हुआ है, 42वें नंबर का संविधान संशोधन। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। 1976 अधिनियम के थ्रू 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं, यह फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, फ्रांस के क्रांति से वहां से लिया गया है, इस चीज को याद रखेंगे। अब प्रस्तावना के तत्व के बारे में पढ़ने से पहले हम इसको एक बार एक नज़र में पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना, इसी क्रम में पढ़ना है। और इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे पहले बताते हैं, फिर प्रस्तावना के तत्व की तरफ चलते हैं। ध्यान से लास्ट तक बने रहना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यहां तक पढ़ लिए तो स्टॉप हो जाइए। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, या फिर हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है,
इंडिया का कि भारत का? तो सबसे पहले बताएंगे भारत का। और कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, हमारे संविधान में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम बनते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे मैक्सिमम एग्जाम्स में, रेलवे, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में तो भर के आएगा प्रश्न यहाँ से, तो अच्छे से पढ़ लें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि हमारे भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, हमारे भारत के संविधान का जो प्रारूप है, इसी जगह से देखने को मिल जाता है। इसको क्रम से लगाने के लिए आता है। सबका मतलब भी बताएंगे हम, धैर्य से लास्ट तक बने रहिए। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या फिर इसे पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या पांचों के पांचों शब्द क्रम से सजाने के लिए आ जाते हैं, तो सजा लेना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिया गया है? तो बताएंगे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, या फिर हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो बताएंगे 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा न्याय है भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? तो बताएंगे स्वतंत्रता देखना, न्याय की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति और धर्म, विश्वास, उपासना, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 1 मिनट, 5 प्रकार के, यह न्याय तो इसमें आ जाएगा ना। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? विचार, मतलब आप कुछ भी विचार ला सकते हैं अपने मन में। विचार के बाद अभिव्यक्ति, आप अपने आप को किसी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। धर्म, किसी धर्म को आप अपना सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं। और उपासना, उसकी पूजा कर सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। इस बात को भी याद रख लेना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व पूछा जाता है। हमारे संविधान में किस संशोधन के थ्रू 3 शब्द जोड़े गए थे? कौन कौन से? हमने बताया आपको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहां पर अखंडता आया है ना। अखंडता देखिए कहां पर है, अखंडता, समाजवादी, ये देख रहे हैं, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष। यह तीनों के तीनों शब्द याद कर लेना, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था 1976 अधिनियम के थ्रू। इस चीज को याद कर लेना बच्चों, यहां से प्रश्न बनेंगे। अब देखना आगे, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। किसको? देशवासियों को। कब समर्पित हुआ था देशवासियों को ये पूरा का पूरा हमारा संविधान? बता देंगे 26 नवंबर 1949 को। देशवासियों को नहीं हुआ था, यह अंगीकृत हुआ था, बन के तैयार हुआ था। लेकिन देशवासियों को कब समर्पित हुआ था? बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। यहां से इतने प्रश्न बनेंगे। अब हम एक एक शब्द की तरफ आते हैं। प्रस्तावना के कितने तत्व हैं? बताएंगे 4 तत्व हैं। कौन कौन सा? पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों को शक्ति अधिग्रहित कराती है, बस इतना सा। दूसरा, भारत की प्रकृति का पता चलता है हमारे संविधान के प्रस्तावना को देखकर। जाहिर सी बात है भाई, कंटेंट्स देखेंगे तो हमें बुक का पूरा ससरी निगाह से अगर कंटेंट्स को देख लिए तो बुक के बारे में नॉलेज हो जाता है कि बुक किस प्रकार का है, आखिर हमारे काम का है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर प्रस्तावना को देखते हैं तो इसमें यह पता चल जाता है कि हमारे यह जो प्रकृति है भारत की किस प्रकार से है। भारत बहुत ही विशाल, एक तरह से भारत अगर देखा जाए यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। सारे देश अचंभव हो जाते हैं कि यह कैसे लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ पर इतने ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विवाद उतने नहीं होते जहाँ पर हमारे यहाँ मात्र एक ब्लैक आदमी से, एक काले आदमी के आने से बवाल हो जाता है। तो भारत एक तरह से बहुत ही सम्मानित देश है पूरे विश्व के नज़र में, है ना। तो संविधान मतलब संविधान की प्रस्तावना को देखकर हम क्या मन बना लेते हैं, मूड बना लेते हैं भाई कि भारत की प्रकृति कैसी है। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर गणतंत्र राज्य व्यवस्था वाला देश है। कौन कौन से? संप्रभु देश है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है हमारा, राज्य व्यवस्था वाला देश है। इतना। वैसे तो राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ मिश्रित राज्य व्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था,
अर्थव्यवस्था जो चलता है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन राज्य व्यवस्था की बात करें तो 5: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक। हमारा यह राज्य व्यवस्था है। भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता और समता, वो बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना बना के रखा जाए, ये इसका उद्देश्य है। और संविधान लागू होने की तिथि क्या थी तो बता देना, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 1950 को यह पूरे संविधान पूरे भारतवासी को क्या किया गया है, समर्पित कर दिया गया। इस चीज को याद रख लेना। अब सबसे पहली बात करते हैं संप्रभु। जो यहाँ पर संप्रभुता आया है, संप्रभुता, एक एक चीज को हम पढ़ते हुए चलते हैं। प्रभुत्व या फिर संप्रभु, यह संप्रभु आया है, प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि भारत न तो किसी अन्य देश के अंडर में काम करता है या फिर किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर है, और ना ही भारत किसी डोमिनियन स्टेट का भाग है। भारत स्वतंत्र है, अपने विचार स्वयं वह सोच सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वह स्वयं विचार सकता है, यानी कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है। अब बस इतनी बातें संप्रभुता से हो गया। दूसरी बात, समाजवादी। समाजवादी का मतलब यह हुआ कि वर्ष 1900, आप सुने होंगे, वर्ष 1976 के आसपास में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हमारे संविधान में। समाजवादी भी उसमें शामिल था, और ये समाजवादी पहले से भी था। आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है भारत का, भारत के संविधान का, उसमें समाजवादी पहले से था। ये उसको बाद में हम किस में संजो दिए? प्रस्तावना में संजो दिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत समाजवादी लोकतंत्रात्मक समाज मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद है, एक तरह से समझिए, न कि यह साम्यवादी है। एक तरह से लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, न कि साम्यवादी है ना। साम्यवादी नहीं है। हमारा कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक सामाजिक है। इस चीज को याद रखना बच्चों। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे निजी संस्थान भी और प्राइवेट मतलब निजी भी और सार्वजनिक भी, दोनों साथ साथ काम करते हैं। भारत का मूल उद्देश्य यह है सिर्फ, मतलब समाजवाद का मूल उद्देश्य यह है सिर्फ कि कोई गरीब, कोई बीमार हो, कोई उपेक्षा, अगर किसी की उपेक्षा हो रही हो तो इस पर वो अवसर न प्रदान करे, या फिर अवसर के लिए इनको असमानता नजर से न देखे। चाहे गरीब हो पर्सन हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह किसी भी तबके का आदमी हो, सबको एक समान नज़र से देखा जाए। सामाजिक स्तर पर सबको एक समान नज़र से देखा जाए। इसी के उपलक्ष्य में एक आपने सुना होगा 1991 में एलपीजी प्रोग्राम आया था, मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह 1991 में आया था। हमारे क्या नाम थे, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। यह रहा समाजवाद। समाजवाद का मतलब सबको एक बराबर देखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, हम वीडियो देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब पंथ निरपेक्ष भी इसमें जोड़कर पढ़ते हैं, तीसरा वर्ड। आपने पढ़ा होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया था। समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, और एक अखंडता भी जोड़ा गया था। अखंडता के बारे में चर्चा करते हैं। पहले धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, इसका मतलब क्या है, साधारण सा सिंपल सा उसको समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया, नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट चाह चुका था। 1976 के बावजूद भी 1976 में से ऐड किया गया ना, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की एक चाहत थी कि 1974 में इसको ऐड किया जाए। धर्मनिरपेक्ष भी एक तरह से होना चाहिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में, अभी हमारे संविधान में बात होनी चाहिए इसकी। और ये हमारे संविधान निर्मात्री भी चाहते थे, कुछ ऐसा ही उन्होंने भी सोच बनाया था कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश को मिलनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी जात पात ऊंच नीच की कुछ बात ही ना हो, जो कि धर्म से रिलेटेड बातें कही गई हो, चाहे जिस धर्म के आदमी हो। अगर वो मंदिर मस्जिद में किसी की पूजा करते हैं, अगर मंदिर में जाकर अल्लाह की पूजा करते हैं तो भी एक धर्म है उनका, वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनको धर्म के प्रति स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस वजह से हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार में आप देखेंगे 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद, 25, 26, 27, 28, ये चारों अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष यानी पूजा पाठ, स्वतंत्रता, धार्मिक बातों को लेकर स्वतंत्रता की बात करते हैं, सिर्फ इसी बात को लेकर। इस चीज को याद रखना। यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का साफ साफ मतलब यह है, अवधारणा यह है कि कोई भी जाति का हो, कोई भी कौम का आदमी हो, सभी धर्म समान है, इनका समान रूप से संकलन किया गया है, समान समर्थन प्राप्त है सरकार का इनको, चाहे जिस भी धर्म को। साफ साफ मतलब ये हुआ। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ आया। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक।
या फिर लोकतांत्रिक। इसमें दो तरह की बातें होती है, एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चुना जाता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुना जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रेफरेंडम कराया गया था। रेफरेंडम मतलब कि जनमत संग्रह, रेफरेंडम अलग है वैसे और जनमत संग्रह अलग है, जिसे पब्लिसिटी कहते हैं, और रेफरेंडम को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं परिप्रेक्ष्यता। तो यह दोनों चीज हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जब राजा जय सिंह थे उस समय, राजा जय सिंह ही नाम था शायद उनका, जब जम्मू कश्मीर में ये चीजें हुई थी, उधर से पाकिस्तान ने हमला किया था, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पर रेफरेंडम, यानी कि पब्लिसिटी या कहिए या फिर रेफरेंडम कहिए, दोनों चीजें एक ही लगती हैं सुनने में, लेकिन हैं अलग थोड़ा सा। लेकिन इन्होंने कराया जनमत संग्रह वहां पे, और जनमत संग्रह से पता चला कि पूरी की पूरी जो राजशाही वहां पे घराना है वो भारत के पक्ष में आना चाहता है। लेकिन उसके पहले मतलब जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा वह चला गया था पाकिस्तान में और कब्जा कर लिए थे वो लोग। तो बस यही सारी चीजें आज ही फॉलो होती हैं, मतलब कि आज भी बहुत जगह फॉलो होती हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। प्रत्यक्ष लोकतांत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का 4 प्रमुख उद्देश्य भी है, 4 प्रमुख औजार भी है। कौन कौन सा? पहला परिप्रेक्षा, यानी कि रेफरेंडम करा लेना। पहल मतलब इनिशिएटिव करना, वापस बुलाना, मतलब कि रिकॉल, उसके जहां जहां लोग रहते हैं उस देश के सबको बुला लेना चुनाव के समय। इसके बाद पब्लिसिटी, जनमत संग्रह कराना, मतलब कि हम बताओ किसको वोट करोगे आप। इस प्रकार के भी हमको माहौल देखने को मिला था रूस में भी, कि क्या आप हमें 2035 तक मतलब कि हमें मानते हैं पीएम, मतलब कि हमें राष्ट्रपति मानते हैं 2035 तक। तो उन लोगों ने जनमत संग्रह पुतिन जी के पक्ष में किया था। इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव, यह भी लोकतंत्रात्मक का एक अंग है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आपने समझ लिया, और अप्रत्यक्ष का मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। वह सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बन के आती है, वही कानून बनाती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, एक संसदीय, एक होता है राष्ट्रपति शासन। एक संसदीय शासन जो भारत में देखने को मिलता है, और राष्ट्रपति शासन जो यूएसए में देखने को मिलता है। उसमें राष्ट्रपति डायरेक्ट अपना कार्यभार संभालता है और अपना कार्य करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन में संसद जो भी करेगा सो करेगा। लेकिन हमारे यहाँ सर्वोपरि किसको माना जाता है? हमारे संविधान को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे भारत में सर्वोपरि कौन है, तो बोलेंगे हमारी संसद नहीं, हमारी कौन सी है? हमारा संविधान सर्वोपरि है। संविधान के अकॉर्डिंग वो भी चलते हैं, यानी कि भारत संसदीय शासन है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति को। हम लोग संसद को मतलब सांसद और विधायक को चुनते हैं, सांसद और विधायक। सांसद हमारा चुना जाता है केंद्र में, और विधायक चुनते हैं हम लोग कहाँ पर भैया? मतलब कि राज्य स्तर पर चुने जाते हैं। वह दोनों लोग मिलकर सीधे राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि एक तरह से राजा को चुना जाता है, राजा यानी कि राष्ट्रपति। अब आते हैं, बात करते हैं गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के 2 वर्ग होते हैं भाई। एक होता है राजशाही, एक होता है गणतंत्र। राजशाही का मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरह की संरचना चलती चली जाती है। जैसे इंग्लैंड में आज हमको देखने को मिलता है, वहां पर राजा का बेटा राजा ही शासन करता है। भले वहां पर राष्ट्रपति का एक अलग रूप है, लेकिन राष्ट्रपति से ऊपर भी कोई है, जिसे राजा, मतलब इसे कहा गया, क्या कहा गया? राजशाही व्यवस्था। और हमारे यहाँ गणतंत्र है, मतलब कि अमेरिका एक प्रकार का गणतंत्र है, वहां पर राष्ट्रपति शासन होता है। गणतंत्र जिस प्रकार से भारत भी गणतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके जरिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, हमारे घर के भी हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं, बशर्ते वो क्राइटेरिया क्या है, वो पूरा होना चाहिए। 52, 53, 54, 55, 56 ये सारे के सारे राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, समझ रहे हैं ना। 61 में फिर से उनको विदा कर दिया जाता है अगर गलत काम किए, संविधान का उल्लंघन किए तो। और 72 में उनको मतलब कि जीवन की स्वतंत्रता के रूप में उनको अधिकार दिया गया है। इस प्रकार के। अब बात करते हैं कुछ न्याय। न्याय क्या है? न्याय 3 प्रकार के हमारे भारत में, हमारे संविधान में है, समाजवादी, आर्थिक और राजनैतिक। समाजवादी का मतलब हो गया किसी भी रंग, रूप, आकार, मतलब रंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे स्थान हो, इसको लेकर सरकार किसी को निष्पक्ष, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, या फिर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। अब आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब संपदा हो गया, आय हो गया, संपत्ति हो गया, इसकी असमानता, हर गरीब और हर महिला, हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति को समान अधिकार है। अब वो अलग बात है कि गरीब के लिए अलग से आर्थिक व्यवस्था और महिला के लिए अलग से आर्थिक व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में, वो अलग हम पढ़ेंगे। इसके बाद राजनीतिक का मतलब राजनीतिक न्याय प्राप्त होना चाहिए हमारे भारतवासियों को। इसके बाद आ जाता है समता। समता मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है भैया,
समता आपने देखा होगा, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। समता का मतलब क्या होता है? समानता भाई, समानता मतलब कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में साफ साफ लिखा गया है, 14 में लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता होगा, चाहे अमीर तबके का, चाहे अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। अगर वह भी किसी चींटी को मारता है और कोई गरीब भी एक चींटी को मारता है, दोनों को समान सजा होगी। यह हमारे अनुच्छेद नंबर 14 में कहा गया है। सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा, समान रूप से वो कानून की नज़र में देखे जाएंगे, विधि की समानता होगी। और 15 में कहा गया है धर्म हो चाहे नस्ल हो, धर्म हो चाहे जाति यानी कि नस्ल हो, चाहे आपका कोई लिंग हो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के रूप में, यह 5 रेस हैं, इस पांचों के रूप में स्वतंत्रता देखी जाएगी। यह अनुच्छेद नंबर 15 में कहा गया। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान देखा जाएगा। कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया है लोक नियोजन की स्वतंत्रता, मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा, चाहे जिस भी तबके का लोग हो। वो तो अलग बात है कि आरक्षण की व्यवस्था है, उसके लिए भी बहुत सारे पहलू हैं, उसको हम किसी और दिन समझेंगे। अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो गरीब को नहीं छूना चाहता है, जो कहता है इससे छुएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। जैसे कि हमारे जो सबसे बड़े विधि मंत्री, जो पहले विधि मंत्री हमारे थे, आपको पता होगा BR अम्बेडकर जी, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ और उनके कारण ही यह अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, या फिर पूरे संविधान के फादर के रूप में उनको जाना जाता है। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधि का अंत कर दिया गया। बहुत राजा होते थे, देखते होंगे मुगल काल में, भैया बादशाह हैं, इनको किसी और नज़र से देखा जाता था, मतलब कि बोलने से सिर्फ ये ऊपर हो गए, कुछ नाम रख लिया, अपने आप को ऊपर समझने लगे। तो इस तरह की भावनाओं को रद्द कर दिया गया। हमारे उपाधि को स्वतंत्र रूप से मतलब खत्म कर दिया गया। जो मानक उपाधियां होती हैं, जैसे कि हमारे भारत के सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं, भारत रत्न हो गया, इस सब को छोड़कर, या फिर सेना की उपाधियों को छोड़कर। इसका बंधुत्व का मतलब भाईचारा। हमारा संविधान सबको एकल नागरिकता के रूप में एक सूत्र में बांध कर रखना चाहता है। सबको कहता है एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे भाईचारे के रूप में रहेंगे। यह नहीं कि आप किसी धर्म को लेकर उपेक्षा करने लगे, यह सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह बातें रही सारी की सारी प्रस्तावना का, यह पूरा का पूरा सार था। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे इंडियन, चाहे वर्ल्ड, चाहे या पॉलिटी पढ़ें, कुछ भी, चाहे CDP पढ़ें, हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। सुपर टेट तक की हम व्यवस्था कर रहे हैं आपका। आप चलते चलिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।